Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो एस्पायरेंट्स हैं जो कि अपने तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं पूर्व में दे रहे हैं हम, क्योंकि शुभकामनाएं, अच्छे विचार कोई व्यक्ति अगर अपने मन से उद्गार करता है तो निश्चित रूप से सामने वाले का भला होता है। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन शुभकामनाएं सभी की आपके साथ हैं। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 50 डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस इसमें रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हैं। हम बता चुके हैं, इससे पहले 14 हमने पार्ट अपलोड कर दिए हैं इसके, जिसमें 13 पार्ट शेक्सपियर से संबंधित हैं और पार्ट 14 पीछे अभी अपलोड किया था कल, जो वह इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो शायद आपने कुछ ने देखी भी नहीं होंगे। 2 से 3 बार वीडियो को बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इन हिज पोएम किपलिंग सेड इफ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड। तो देखिए, इसमें ब्लैंक दिया है, वर्ड को जोड़ना है आपको। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले इंटरमीडिएट सिलेबस में चला करती थी ईपी बोर्ड में। इफ पोएम है किपलिंग की, रुडयार्ड किपलिंग, उनकी पोएम है फ्रेंड्स। उन्होंने लिखा है अपनी कविता में कि यदि आप विजय और आपदा इन सब का सामना करने में सक्षम है तो आप हमेशा अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ जो वर्ड ब्लैंक दिया है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? डिसेस्टर वर्ड आएगा फ्रेंड्स। डिसेस्टर वर्ड ऐड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इन पोइट्री। लिखा हुआ है कि नीचे जो दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा साहित्य उपकरण है जो कि कविता में सौंदर्य प्रभाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए, असोनेंस ये भी आता है, ऑनोमेटोपोइया ये भी आता है, आपका राइम, ये सब चीज़ें पोइम में दर्शाई जाती हैं। देखिए निगेटिव फॉर्म में दिया नहीं, तो कौन सा नहीं है? तो हमारा इसमें ग्रामर नहीं है। कविता में ग्रामर से कोई खास मतलब नहीं होता है, कोई इसमें लिटरेरी डिवाइस में नहीं आता है। व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोयम। पूछा गया है कि सबसे पुरानी सर्वाइविंग अर्थात जीवित यूरोपियन पोयम कौन सी है? तो ये है द होमरिक एपिक। कौन सा माना जाता है? होमरिक एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक ट्रेडिशन। नीचे कुछ दिए हुए हैं, इनमें से पूछा गया कि कौन सी चीज काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए एपिक भी है, कॉमिक भी है और ट्रेजिक भी है। बल्कि क्या है? द ऑकल्ट। मतलब ये सब चीजें, ऑकल्ट अर्थात गुप्त का मतलब है, ये इससे संबंधित नहीं है। किससे? पोएटिक ट्रेडिशन से। नेक्स्ट वन, 5वां क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोएट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड। जो पोएट्री कविता के लिए मीटर और रूप के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, फॉर्म से कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोसोडी, मतलब छंद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? छंद, प्रोसोडी। शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स। शेक्सपियर ने अपने अधिकांश जो प्ले लिखे हैं वो कौन सी वर्ष में है, कौन से छंद में लिखे हैं? तो फ्रेंड्स ये आयम्बिक पेंटामीटर के रूप में लिखे हैं। इन सब के बारे में, ये पेंटामीटर क्या है इसके बारे में अभी वीडियो बनाएंगे, जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसमें से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पोइट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल फुट इन पोइट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरिएबल फुट इन पोइट्री मतलब कहा गया है कि इसमें से कौन सा कवि है जिसने कविता में परिवर्तनशील
पर अवधारणा की आविष्कार किया है? तो ये है श्रीमान विलियम कार्लोस विलियम्स। कौन है? विलियम कार्लोस विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हु रोट दिस फेमस लाइन, shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate। ये लाइनें हैं शेक्सपियर की, उनकी सोनेट है, उनमें से लाइनें ली गई हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द फोक बैलार्ड डेट। पूछा गया है कि जो बैलार्ड है, लोकगीत का काव्य रूप, किस सदी से माना जाता है? तो ये 12वीं सदी से, 12वीं सदी से इसको सपोज किया जाता है। फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज दिस फेमस लाइन, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ, फॉर स्वेयर इट साइड, फॉर आई नेवर साव ट्रू ब्यूटी अंटिल दिस नाइट। शेक्सपियर का कौन सा नाटक है जिसमें लाइनें दी गई हैं? क्या मेरा दिल अब तक प्यार करता था, इसे त्याग दो दुष्ट दृष्टि, क्योंकि मैंने इस रात तक कभी सच्ची सुंदरता नहीं देखी। तो ये रोमियो एंड जूलियट प्ले है शेक्सपियर का, उनमें की लाइन ली गई। व्हाट पोइम इज कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड। पूछा गया है फ्रेंड्स कि वह कौन सी कविता कहलाती है जिसके प्रत्येक पंक्ति के पहले अक्षर एक शब्द की वर्तनी बताते हैं? तो ये एक्रोस्टिक, कौन सी कहलाती है? एक्रोस्टिक पोएम कहलाती है। ऑल्ड लैंग साइन इज अ फेमस पोएम, बाय हुम इज इट। ये पोएम है ऑल्ड लैंग साइन, फेमस पोएम है, ये किसने लिखा है? तो रॉबर्ट बर्न्स की ये पोएम है, रॉबर्ट बर्न्स। द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप दैट एमर्ज्ड व्हेन। कैम्ब्रिज स्कूल है, एक ग्रुप समूह को संदर्भित करता है। ये कब आया था? तो ये द 1960s, मतलब 1910 का दशक था, उस समय ये आया था। जॉर्ज हर्बर्ट shows zeal for the Church of England and concerned with practical theology। पूछा गया है जॉर्ज हर्बर्ट, देखिए ब्लैंक दिया है, तो इसमें आएगा द टेम्पल। क्या आएगा फ्रेंड्स? जॉर्ज हर्बर्ट द टेम्पल shows his zeal for the Church of England and concerned with practical theology। कहा गया है कि जॉर्ज हर्बर्ट का द टेम्पल है, चर्च और इंग्लैंड के प्रति उनके उत्साह और व्यवहारिक धर्मशास्त्र के प्रति उनकी चिंता को दर्शाती है। उनका लेख रहा होगा ये द टेम्पल। एंड्रयू मार्वेल वाज अ ट्यूटर टू द डॉटर ऑफ, किसकी बेटी के ट्यूटर थे? तो लॉर्ड फॉक्सफेयर की बेटी के ट्यूटर कौन थे? एंड्रयू मार्वेल। नेक्स्ट वन दिया है, पहले ब्लैंक दिया है। एंड्रयू मार्वेल, यहाँ पे ब्लैंक में हमें रखना होगा फ्रेंड्स। असिस्टेड मिल्टन इन हिज ड्यूटीज एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स। पूछा गया है कि इसमें जो है एंड्रयू मार्वेल को अपने काम में प्रकृति और बगीचों की ताजगी, इसमें लिखा गया है कि एंड्रयू मार्वेल जो है ने मिल्टन को विदेशी भाषाओं के सचिव के रूप में उनके कर्तव्यों में हेल्प की थी, सहायता की थी। नेक्स्ट नंबर है 17, लव्ड नेचर एंड द फ्रेशनेस ऑफ गार्डन्स इन हिज वर्क। तो इसमें भी ब्लैंक में एंड्रयू मार्वेल आएगा फ्रेंड्स। एंड्रयू मार्वेल लव्ड, यहाँ पर आ जाएगा, तभी हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग बताना है कि एंड्रयू मार्वेल को जो है अपने काम और प्रकृति बगीचों की ताजगी पसंद थी, प्राकृतिक जो सुंदरता थी उनके लिए काफी पसंद थी। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज रिटन बाई, 18 नंबर क्वेश्चन है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को लिखा है एंड्रयू मार्वेल। 19 क्वेश्चन है नंबर, द थीम ऑफ द सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज इनकंसिस्टेंसी।
तो इज के बाद ब्लैंक दिया है, यहाँ पाएगा वुमेन्स। इसका मीनिंग देखेंगे, गीत का विषय अस्थिरता, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो। इसका विषय है, लिखा है कि जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ो, क्या? अस्थिरता। 20 नंबर है, इन द पोएम सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये ब्लैंक में आएगा फ्रेंड्स। डन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पेट्राचन ट्रेडिशन ऑफ वुमेन वर्शिप। जो पोएम दी है श्रीमान डॉने साहब की, डैनी साहब की, उसमें कहा गया है कि डॉन ने महिला पूजा की पेट्रार्चन परंपरा से अलग हटकर काम किया है। जो पोएम है सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। 21 है, इसमें वर्ची वर्ड आएगा फ्रेंड्स ब्लैंक में। वर्ची इज ए डिडेक्टिक पोएम बाय जॉर्ज हर्बर्ट। वर्ची जो है जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा एक डिटेक्टिव पोएम है, उपदेशात्मक पोएम है। 22 को देखेंगे फ्रेंड्स, विच वर्ड इज रिपीटेडली यूज्ड इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम वर्च्यू। तो वर्च्यू की तीसरे स्टेंजा पोएम है, उसमें तीसरे स्टेंजा कौन सा वर्ड रिपीट किया है? तो स्वीट वर्ड को रिपीट किया गया है। इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम्स वर्च्यू हर्बर्ट मेटाफोरिकली कंपेयर्स अ सीजन्ड टिम्बर टू द वर्चुअस सोल। तो जो ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा? सीजन्स टिम्बर। मतलब दिया है, जो कविता दी है पुण्य की अंतिम पंक्तियों में हर्बर्ट रूपक के रूप में एक अनुभवी लकड़ी की तुलना पुण्य आत्मा से करते हैं। 24 नंबर दिया, हु रोड द पोएम्स ऑन डेथ एंड वीमेन वाइन एंड स्नफ। ये पोएम है, ऑन डेथ है, वीमेन वाइन एंड स्नफ, किसने लिखा है? ये जॉन कीट्स की रचना है। 25 नंबर है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड and all our woe with the loss of Eden. This is an extract from। कहाँ से ली गई है लाइन? आपको पता होना चाहिए। लिखा है कि मनुष्य की पहली अवज्ञा और उस निषिद्ध वृक्ष का फल जिसका नश्वर स्वाद दुनिया में मृत्यु लाया और हमारे सभी दुख ईडन के नुकसान के साथ। तो क्या हुआ है? ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है फ्रेंड्स। ये पिक है किसका? मिल्टन का, आपको पता होना चाहिए। 26 नंबर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिमिली एंड ए मेटाफर। मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस पूछा गया है फ्रेंड, ये फिगर्स ऑफ स्पीच से ही है। अ सिमिली इज यूज्ड एज और लाइक टू मेक ए कंपैरिजन एंड ए मेटाफर डजंट। मतलब सिमिली में कंपैरिजन शो करने के लिए कौन से वर्ड आते हैं? एज, सो वर्ड, लाइक, ये आते हैं, लेकिन मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। दोनों ही कंपेरिजन करते हैं, मेटाफर में ये वर्ड्स नहीं आते, इतना डिफरेंस है। व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। प्ले ऑन वर्ड्स ये कौन से वर्ड के लिए होता है? ये पन। कौन सा है? पन। मतलब वाक्य विन्यास इसे कहते हैं, शब्दों के खेल के लिए कौन सा शब्द है? पन। ये भी एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है, इसका यूज किया जाता है। 28 नंबर है, व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म। कहा गया कि जो शब्द रूप है प्राकृतिक ध्वनियों की नकल क्या है? ओनोमेटोपोइया, जो ध्वनिवाचक जो होता है इसको ओनोमेटोपोइया वर्ड इसको दिया गया। कंसंट्रेट ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग ए गुड पोएम। दिया गया कि एक अच्छी कविता लिखते समय इन चीज़ों पर ध्यान दें। क्या क्या चीज़ ध्यान देना है? थीम पर ध्यान देना है, कैसी थीम होनी चाहिए, पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, फॉर्म क्या होनी चाहिए, और उसका मूड, किस मूड में हमें लिखना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान दे करके तब एक अच्छी पोएम को लिखा जा सकता है। विच इज नॉट ए पोएट्री फॉर्म, इसमें जो दिया है 30 नंबर क्वेश्चन है और आज का इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें पूछा है कि पोएट्री, इसमें काव्य रूप कौन सी नहीं, पोएट्री फॉर्म कौन सा नहीं है इसमें?
तो देखिए एपिक भी पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है, बैलार्ड भी लिखा जाता है, सोनेट भी लिखी जाती है। क्या चीज़ नहीं लिखी जाती है फ्रेंड्स? टेल नहीं, टेल मतलब कहानी। तो ये एपिक उसमें पॉजिटिव फॉर्म में इसमें नहीं लिखे जाते। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे।